भारतीय चित्रकला देखो, इंडियन पेंटिंग्स का जो वो रहा है, हिस्ट्री रही है, बहुत पुरानी है। तो सबसे पहले जो मैंने ऊपर नोट में लिखा हुआ है भीमबेटका, तो भीमबेटका जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी, और वीएस वाकांकर जो इंडियन रहे हैं हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिस्ट, तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने इसकी मतलब खोज हुई थी भीमबेटका में। तो भीमबेटका सबसे ओल्ड और सबसे पुरानी जो पेंटिंग्स हैं भारत में, वो सबसे जो पुरानी है वो पाई जाती है भीमबेटका में। अगर तुमको याद हो तो तुमने दीवारों पे, जैसे फिल्मों में भी दिखा देते हैं, तो आदि मानव कुछ इस तरह से पेंटिंग करते थे। वो इंसान को कुछ ऐसा दिखाते थे या फिर ऐसे दिखाते थे बस। ठीक है, ऐसे ये हाथ ऐसे और ये पैर, देखा है कभी? देखा, ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों ने देखा होगा, ऐसे बनाते थे वो, ऐसे। ठीक है, जो उनकी पेंटिंग्स बनती थी ऐसे बनती थी। ठीक है, मतलब पेंटिंग्स क्या है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, के उस समय भी वो लोग ये सोचते थे कि हम एक्सप्रेस करके जाएं कुछ। तो उन्होंने भीमबेटका में रॉक कट केव्स है, वहां पर रॉक्स हैं और उसमें गुफाओं में भीमबेटका में इस तरह की पेंटिंग्स बना रखी है, और उसमें उन्होंने कुछ जैसे कि एनिमल बना देते तो एनिमल को ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे लाइक इस तरह से। तो मतलब उन्होंने शो किया हुआ है, एक्सप्रेस किया हुआ है कि हम यहाँ पर है, और आने वाले टाइम में मतलब कोई छाप छोड़ के जाना, ठीक है, अपनी छाप छोड़ के जाते हैं ना, निशानी छोड़ के जाते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने आदि मानव ने भीमबेटका में बनाई। और भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है वो सबसे पुरानी है, इवन अजंता से भी पुरानी है, बिकॉज ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है। प्री हिस्टोरिक का मतलब है हिस्ट्री से भी पहले, यानी प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक। तो ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है जो कि भीमबेटका में मिली है, और भीमबेटका जो है सबसे पुरानी पेंटिंग्स। और पेंटिंग्स जो है दो तरह की होती है, एक तो होती है मुराल्स। मुराल्स में तुमने सुना होगा, वॉल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग है ना, जो दीवारों पे करते हैं, अभी भी मुराल्स करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी मुराल्स हैं। अ, ये भी मुराल्स का ही पार्ट है, ये जो हाईवे पे जो पिलर्स बने होते हैं ना, और इन पे जो पेंटिंग बनी होती है, ये भी मुराल्स है, क्योंकि वो है पिलर है तो दीवार ही, तो वो दीवार पर जो बने होते हैं उन्हें कहते हैं मुराल्स या वॉल पेंटिंग। और एक होती है मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल छोटी है, इनका मतलब ये है कि मुराल्स जो है वॉल पेंटिंग से तो छोटी है, तो ये बेसिकली बनती है कपड़े पे, ठीक है, या फिर कैनवस पे। कैनवस तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, पेंटिंग के लिए जो पर्टिकुलर एक वो होता है कैनवस, वो कपड़ा होता है एक तरह का, कपड़े पे। और पट्ट पे, पट्ट मतलब किसी तरह का चित्र हो गया, जैसे कि पत्ते हो गए, पत्र वगैरह या तामपत्र, इन पर। तो इस तरह पर जो बनते हो उन्हें हम कह देते हैं मिनिएचर। और मिनिएचर जो है बर्तनों पे भी बनते हैं, बर्तनों पे भी ये वो होती है पेंटिंग्स, बर्तन हो गए या अदर थिंग्स हो गई, उन पे जो होती है उसे हम कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। तो भित्ति चित्र इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, मुराल्स और मिनिएचर में हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट हमारा मिनिएचर का है, ये हमारा मुराल्स का। तो मुराल्स की बात करें तो चलो इसकी स्टोरी में बताती हूँ, लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। एक बार की बात है, तो कैप्टन जॉन स्मिथ जो है वो शिकार पर गए थे, ठीक है, कैप्टन जॉन स्मिथ शिकार पर गए थे। और कैप्टन जॉन स्मिथ कौन थे? भारत के उस समय जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो मतलब उस समय जो महाराष्ट्र में वो बन के आए थे गवर्नर, कैप्टन जॉन स्मिथ वे थे। क्योंकि 18 सेंचुरी तक अंग्रेज ने पूरी तरह से कर लिया था कब्जा इंडिया पे। तो मेनली जो उनका बेस था मुंबई था, मैंने तुमको बताया ही, पुर्तगालियों ने मुंबई दहेज में दे दिया था अंग्रेजों को, है ना। वो अपनी कैथरीन जो उनकी प्रिंसेस थी उससे शादी करवा दी थी वहां के किंग की, और वो दहेज में दे दिया था मुंबई इंग्लिश को। तो कैप्टन जॉन स्मिथ जो है शिकार पर जा रहे थे, और इन्होंने देखा कि वहां पर यहाँ हंटिंग करते करते ही टाइगर की हंटिंग कर रहे थे, ठीक है, टाइगर इन्होंने कम किया हमारे यहाँ पे, तो हंटिंग कर रहे थे। अब इन्हें टाइगर तो मिला नहीं, ये काफी दूर पहुंच गए। अब जब ये काफी दूर पहुंचे तो बेसिकली किसी को नहीं पता था उधर जंगल है। जैसे कि अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने पढ़ाया है ज्योग्राफी में बेटा, इस तरफ क्या है, वेस्टर्न घाट है
है ना। यहाँ क्या है, वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट पे ऑब्वियस सी बात है पहाड़ियाँ है तो जंगल होगा। तो यहाँ पर जो है जंगल है, मतलब पेड़ पौधे उगे हुए हैं, जंगल है। वो घूमते घूमते उधर चले गए। उन्हें क्या दिखता है कि कुछ दरवाजे से बने हुए हैं, कुछ ऐसा ढका हुआ था जंगलों में। और तब जब वो अंदर गए और अंदर जाकर उन्होंने देखा तो चौंक के रह गए कि इंडिया में ऐसी चीज है। पर्टिकुलरली एंगल पे ही कटे हुए हैं, मतलब यहाँ तो कुछ नहीं है, जंगल है। और अंदर जब जाते हैं ना तो ये लगेंगे ये पत्थर है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक दरवाजा है, वहां निशान बने हुए हैं। और जब अंदर गए तो गुफाएं कटी हुई हैं, और वहां पे गौतम बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध है, उनकी बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनी हुई है, स्कल्पचर बने हुए हैं। और वहां पे दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई है। और वो पेंटिंग्स इतनी इतनी ज्यादा ओरिजिनल है कि उनके जो कलर है ना वो आज तक भी फेड नहीं हुए। जो कलर्स हैं उन पेंटिंग के, उस समय उन लोगों के पास ऐसे कलर्स थे कि वो फेड ही नहीं हुए। मतलब आज तुम आज यहाँ पेंट करो, कल को ये खराब हो जाएगा। 5-6 साल बाद ये दोबारा इस पे व्हाइट वॉश करनी, 5-6 साल तो दूर की बात है, 6 महीने बाद व्हाइट वॉश करनी पड़ जाएगी, है ना। और वो इतनी बारिश होती है वेस्टर्न घाट में, इतना इंटेंस वेदर है वहां का, गर्मी भी बहुत पड़ती है उस एरिया में, है ना। सुनामी बाढ़ भी आता है, फिर भी वहां की जो पेंटिंग है उनको कुछ नहीं हुआ। तो वो जो है बनी हुई थी किससे, फ्रेस्को टेक्निक से। इसे याद रखना, ऐसे ही पूछ लेते हैं फ्रेस्को क्या होता है। तो फ्रेस्को बेसिकली क्या होता है, जब लाइन का जो लेप बनाते हैं ना, लाइन के लेप से उसको लेपने के बाद उस पर पेंटिंग करते हैं तो कलर जमा रहता है, जब तक उस पर पानी ना लगे तब तक वो कलर उसका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये फ्रेस्को टेक्निक से उन्होंने बनाई हुई थी पेंटिंग। और वहां पे क्या बना हुआ है ये भी तुम्हें सोचने की बात है। उस समय भगवान बुद्ध के जीवन से लेकर उनके महापरिनिर्वाण तक की कथाएं हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जातक कथाएं। और जातक कथाएं सिर्फ गौतम बुद्ध के जीवन की नहीं, जातक कथाओं में और भी कथाएं आती हैं। जैसे कि तुमने एक कथा सुनी होगी, मैं बताती हूँ तुम्हें। राजा शिबी की कहानी तो सबने सुनी है। राजा शिबी, एक कबूतर को एक बाज चील पकड़ रही होती है, बाज या चील। तो वो कबूतर राजा शिबी के राज्य में आ जाता है। तो राजा शिबी से मदद मांगता है, वो डरा हुआ होता है। तो राजा शिबी से कहता है कि वो मेरी रक्षा करो। तो राजा शिबी उसे अपने पास रख लेता है। तो जब वो जो चील या बाज जो भी है वो आता है तो वो कहता है कि राजा शिबी ये मेरा भोजन है, आप इसे अपने पास नहीं रख सकते। तो वो कहता है, राजा शिबी कहते हैं कि ये मेरी रक्षा में है, चूंकि मैंने इसे बचाया है तो ये मेरा है। तो उसने कहा कि ठीक है आप इसे रख लो, लेकिन मैं आपसे उतना ही मांस लूंगा जितना इसके बराबर मांस, मतलब इस कबूतर के बराबर तुला पे रख के उतना ही मांस लूंगा मैं आपसे। तो राजा शिवी जो है, और मांस भी वो बताता है कि मांस जो है मुझे कहीं और से नहीं चाहिए, मुझे आपकी चेस्ट पे से चाहिए मांस, क्योंकि वही जो वहीं पर हार्ट होता है। तो उसने कहा कि चेस्ट पे से मांस चाहिए। तो तुला आई, कबूतर रखा, और राजा शिवी मांस रखना शुरू कर दिया। अब जैसे ही राजा शिवी मांस रखते थे, रख रहे थे वो अपने शरीर से निकाल करके, और वो जो कबूतर था वो भारी होता जा रहा था, मतलब मांस वो ऊपर जा रहा, कबूतर नीचे जा रहा था, वो रखते जा रहे थे। फिर बाद में वो चील और वो कबूतर जो है वो चेंज हो गए, और वो कह रहे हैं कि हम तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे कि आप कितने ज्यादा दयावान। तो इस तरह की जो कथाएं हैं ये भी अजंता में लिखी हुई हैं, बनाई हुई हैं, पर्टिकुलरली वहां पर जातक कथाएं बहुत सारी वहां पर उकेरी हुई हैं। इनकी भगवान बुद्ध की और अदर कहानियां भी वहां पर बनी हुई है। तो अजंता की चलो इंट्रोडक्शन तो हो गया, कैसे किसने खोजा, कैप्टन जॉन स्मिथ ने। कभी भूला बिसरा कोई पूछ लेना तो नाम याद रखना, जॉन स्मिथ, ठीक है। तो इन्होंने खोजी थी, और ये कहाँ पर स्थित है अभी प्रेजेंट में, वाघोरा नदी के किनारे, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसका नाम अभी बदल करके क्या रख दिया, छत्रपति श्री संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। तो वाघोरा नदी पे मैं तुमको बताती हूँ, तुम कहोगे कि यूपीएससी में आया क्वेश्चन। हाँ, यूपीएससी में आया है, ठीक है, कि अजंता की गुफाएं कौन सी नदी पर स्थित है, वाघोरा नदी पर स्थित है, ठीक है। उसमें स्टेटमेंट बेस आता ना, उसमें तो स्टेटमेंट पूछते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो उसमें था कि जो अजंता की गुफाएं हैं वो वाघोरा नदी के किनारे स्थित है,
ये रॉन्ग है या राइट स्टेटमेंट है? तो ये करेक्ट स्टेटमेंट था। वाघोरा नदी के किनारे ये बनी हुई है। कब की बनी हुई है, टाइम पीरियड क्या है? ये बनी है दूसरी शताब्दी में, है ना, सेकंड सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी। ठीक है, इसे याद रखना। और भीमबेटका इनसे भी पुरानी है, क्योंकि भीमबेटका जो है प्री हिस्टोरिक बनी है, इनका टाइम पीरियड काफी पुराना है। अब इसमें टोटल 29 केव्स है, और 29 के 29 में नहीं है चित्र। चित्र जो है गुफा नंबर 9 व 10 में है, और उसके एक दो और में है, पर गुफा नंबर 9 और 10 याद रखना, इसमें चित्र है। और इसमें किसका विवरण है? जातक कथाओं का विवरण दिया गया है, यानी जातक कथाएं इसमें उकेरी गई है। नेक्स्ट इसी के साथ में है, जो कि इससे कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है, एलोरा की गुफाएं। ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद का नाम बदल करके अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, तो कहीं पेपर में बदल के पूछा जाए तो बता देना। कुल इसमें 12 गुफाएं हैं, और इसमें 5 गुफाओं में चित्र पाए गए हैं, मतलब 12 गुफाओं में से केवल 5 में चित्र है। और मुख्यतः जो ये है वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म मतलब देखो, जो हमारा ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, यानी ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मणिज्म था, ठीक है। और इसमें जो धर्म है वो डिवाइडेड है, ठीक है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट, बट पूजा के टर्म्स पर, कि वो किसकी वर्शिप करते थे। जो भगवान शिव की वर्शिप करते हैं उन्हें शैव कहते हैं, और जो भगवान विष्णु की वर्शिप करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं, ठीक है। तो मेनली जो है इसमें वैष्णव है। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु से संबंधित जो चित्र बने हुए हैं वो है। और तो इसलिए इसमें लिखा हुआ मेनली वैष्णव धर्म से संबंधित है। वैष्णव धर्म ये मत समझ लेना अलग धर्म है, ये अलग धर्म नहीं है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ब्राह्मणिज्म, ठीक है। हिंदुइज्म तो हम आज कह देते हैं, बट अगर करेक्ट वर्ड में यूज किया जाए तो ब्राह्मणिज्म इज द वो रिलीजन, ठीक है। हिंदुइज्म तो ऐसे वर्ड आया, कैसे आया पता है तुम्हें? मेनली क्या है, सनातन है, ये पता है तुम लोगों को? हाँ, सनातन है। तो सनातन इज करेक्ट, सनातन वर्ड है, हिंदू कोई वर्ड था ही नहीं। मतलब मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं क्या था। जो पर्शियन थे, इनसे एस प्रोनाउंसिएशन नहीं होता था। अरबीज जो थे ना, उनसे ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता था हमारा। तो ये सिंधु नहीं बोलते थे, सिंधु नदी को इंदु बोलते थे, है ना। और वो सिंध से ही हिंदू बने, कि जो अब इनसे सिंधु नहीं बोला जाता था तो ये बोलते थे हिंदू। और जो सिंध नदी के किनारे देश बसा है उसे कहते थे ये हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान वर्ड उनका दिया हुआ है ना। हिंदुस्तान कोई वर्ड नहीं था। हमें क्या कहते हैं, भारतवर्ष, आर्यवर्त, ये सब। इंडिया और हिंदुस्तान बाद में आया, समझ रहे हो उस बात को। हमारा भारतवर्ष शुरू से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भारत नाम की एक ट्राइब रहती थी, भारत नाम की जनजाति रहती थी, भारत नाम की। और भारत नाम की जो जनजाति है, इसी के पार्ट थे दुष्यंत पुत्र भरत। तो दुष्यंत पुत्र भरत है, उनके नाम पर भी कहा जाता है कि भारत है। और जो भारत प्लेन यहाँ पे रहती थी उनके नाम पर भी भारत है, ठीक है। तो इसलिए तो वो इंडिया वर्सेस भारत वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडिया उनका दिया हुआ है। जो इंग्लिश थे वो सिंधु नहीं कहते थे, वो क्या कहते थे, इंदस। और जैसे ही वो सिंधु नदी को इंदस कहते थे, तो उन्होंने नाम क्या बदल दिया, इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने हमारे नाम के साथ छेड़छाड़ की है। बाकी हिंदू धर्म सनातन धर्म था, और देश का नाम बस भारत था, ठीक है। तो ये था। तो सनातन में वैष्णव और शैव होते हैं, और इसमें जो गुफाएं हैं वो बेसिकली वैष्णव धर्म से संबंधित है। जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः वैष्णव धर्म से संबंधित है। अब इसमें नेक्स्ट है हमारी बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं याद रखना, ये मध्य प्रदेश में है, पूछा जाता है कहाँ पर है। ये 6th सेंचुरी में बनी थी, यानी 6ठी शताब्दी में बनी थी। और इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, और ये मेनली पूरी मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि ये एक बौद्ध मंक ने ही वहां पर उकेरी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी भी वॉल पेंटिंग्स है हमारे यहाँ पे। आरमा मलाई, जो कि तमिलनाडु में, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। और चित्तन मसाल, अरीवर कोइल, ये अरीवर कोइल जो है वहां पर है तमिलनाडु में, जैन धर्म से संबंधित है। लेपाक्षी मंदिर में भी कुछ हमारी वो है पेंटिंग्स, चित्रकला, जो कि लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और जोगी माथा गुफाएं हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। और मोस्ट इंपोर्टेंट बादामी की गुफाएं जो है ये है कर्नाटक में। अब बादामी का मैंने नाम भी बताया था, अरे हिस्ट्री पढ़ने वालों, बादामी का मैंने नाम बताया था। किसकी राजधानी थी बादामी?
कर्नाटक में है, किसकी थी? चालुक्या की। मैंने बताया था ना, चालुक्या ऑफ कल्याणी, चालुक्या ऑफ बादामी, है ना। तो चालुक्या ऑफ बादामी जो थे, उन्होंने ये बनवाई थी। चालुक्या जो किंगडम था उसके टाइम पे ये गुफाएं, इसमें पेंटिंग बनी हुई है। ठीक है। अब चलो एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ तुम लोगों को। भारत में लघु चित्रकला, मुगल चित्रकला। तो हुमायूं जो है, उसे शेरशाह सूरी ने यहाँ से भगा दिया था। ठीक है, ये पता है तुम्हें, मैंने बताया था बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ था, बिहार वाला। और शेरशाह सूरी को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यहाँ से भगा दिया था। कब हुआ था? 1530 में। अब जब उसे भगा दिया था तो वो गया था ईरान में। ईरान पता ही है तुम्हें कहाँ पे? किधर है ईरान? देखो ऐसे समझा करो इन चीजों को कि किधर जाएगा वो, ऐसी जगह ही तो जाएगा जो पास होगी। देखो वो गया इधर। ईरान कहाँ पर है तुम्हें पता है? ईरान ने अभी पाकिस्तान पे हमला कर दिया। पाकिस्तान के अल असद, कुछ ऐसी नाम है उनका, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वो कह रहे हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और पाकिस्तान पे ईरान ने हमला कर दिया। और ईरान जो है ना, पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। अब तुम देख सकते हो कोई किसी का दोस्त नहीं है आज के समय। ठीक है। हाँ कोई है। तो यहाँ बेटा ये प्रेजेंट में समझो कि ये क्या था? पाकिस्तान, यहाँ क्या है? अफगानिस्तान, और ये है ईरान। ठीक है, ये है ईरान। तो ईरान को कहते थे पर्शिया। ये जो एरिया है इसे हम कहते थे पर्शिया। पर्शिया मतलब फारसी, है ना, फारसी बोलते हैं। फारसी जो लैंग्वेज है वो यहीं से आई है ना, फारसी, पर्शिया। तो जब हुमायूं को भगा दिया था तो वो यहाँ चला गया था। उसके दोस्त यहाँ पे थे, यहाँ के जो किंग थे, सफाविद किंग, यहाँ के उसके दोस्त थे। अब वो जब वो जीत गया दोबारा शेरशाह सूरी को हरा कर, मतलब उसके शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद वो भारत फिर आया था ना। कब आया था? 1555 में। तो 1555 में जब वो दोबारा आया था तो अपने साथ दो चित्रकार लेके आया था, अब्दुल समद और मीर सईद। और वो इसलिए लेकर आया था कि वहां पर जाकर इससे इनसे पेंटिंग बनवाऊंगा, क्योंकि चित्रकार थे वो, अच्छे चित्रकार थे। वहां पे ऐसे लेके नहीं जाते पेंटिंग्स। अब तुम्हें यहाँ पे कोई अच्छा कलाकार अच्छा पसंद आए, तो तुम बहुत बड़े एम्बेसडर हो, तो तुम कहोगे कि इनको हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, वहां पे इनसे करवाएंगे काम। तो हुआ क्या? अगले साल हुमायूं मर गए। ठीक है। तो अब उसका सपना सपना रह गया। 1556 में अगले साल ही उसकी मृत्यु हो गई। अब अकबर ने कहा कि ठीक है, हम अपने पिता का सपना पूरा करें। तो अकबर ने फिर उसे उन दोनों को अपने कोर्ट में रखा और उनसे बहुत सारी पेंटिंग बनवाई। तो हमें कैसे पता चला कि अकबर कैसे दिखता है? तो वो इन्होंने ही जो पेंटिंग बनाई है ना, वो उसी के थ्रू हमें पता चला कि अकबर ऐसा दिखता था। और अकबर ऋतिक रोशन जैसा नहीं दिखता था। ठीक है। तो वो अकबर जो है, ये कैसे थे? मंगोल थे। तो मंगोल कैसे होते हैं? छोटी छोटी आंखों वाले। और छोटी छोटी आंखों वाले ऋतिक रोशन तो नहीं था। हाँ, तो वो ऐसे दिखते थे। यस। तो अकबर अगर आज के टाइम में दिलीप कुमार की तरह कहने लगे तो दिलीप कुमार तो कहीं नहीं दिखते थे। ठीक है, क्योंकि वो छोटी छोटी आंखें होती थी। तो ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम जो अब्दुल समद और मीर सईद को लेकर आया ये। और इसके बाद इन्होंने जो कुछ किताबें हैं, तूतीनामा, इसमें है कुछ पेंटिंग, हजमनामा और अनवर सुहेली, और ये लिखी हुई है, मतलब ये बनी हुई है। और ये जो बुक्स हैं कुछ हमारे यहाँ है भी नहीं, ये सब ब्रिटिश ले गए अपने साथ। ठीक है। तो जहांगीर जो है ये स्वयं चित्रकार थे, और इनके दरबार में उस्ताद मंसूर भी थे। और जहांगीर ने भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हैं अपनी किताब में, जो तुजू के जहांगीरी इसने लिखी है वो। और मुगल पेंटिंग्स की एक खास बात हो रहा है कि मुगल पेंटिंग्स में सिर्फ नेचर होता है, पक्षी या जानवर नहीं होते, बहुत बहुत कम। अब ये इसलिए है क्योंकि इन इस्लाम जो डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स और लिविंग ऑब्जेक्ट का डिपिक्शन नहीं करते, वो हराम माना जाता है। मतलब मूर्ति वगैरह वो नहीं वो करते हैं। ठीक है। तो ये है इनकी पेंटिंग्स में आपको कभी भी पशु पक्षी नहीं मिलेंगे। वो लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी पसंद नहीं करते थे, वो उकेरते नहीं है पेंटिंग में। हाँ, जैसा आज भी बहुत हमारे यहाँ भी मतलब कहा जाता है कि यार वो लिविंग ऑब्जेक्ट की पेंटिंग मत रखो वॉल पे। मैंने कहा वाई? बिकॉज इट इज हराम है इस्लाम। मैंने कहा वाई? रीजनिंग तो दो।
वाई इट इज हराम, मतलब एक होता है ना कि रीजनिंग देनी होती है, तो वो रीजनिंग उनके पास नहीं है, बट कहते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट, बट वाई सो उनके पास कुछ नहीं है जवाब। तो इसने तस्वीर खाना भी खुलवाया और इसने ये सब चीजें कराई। और जहांगीर स्वयं चित्रकार थे, इन्होंने खुद की एक किताब लिखी है जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीर। तुजुक ए जहांगीर इनकी किताब का नाम है, जहांगीर। ठीक है। अब अब आती है हमारी लोक चित्रकलाएं। जो लोक चित्रकलाएं हैं बस इनको नाम से याद रखना है। मधुबनी आर्ट बिहार का बहुत फेमस आर्ट है। मधुबनी पेंटिंग आपने देखी भी होंगी। वर्ली पेंटिंग साड़ियों पे भी आती है। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र में है, ये भी भीमबेटका के जैसी है, ऐसी पेंटिंग होती है। और बनी ठनी पेंटिंग राजस्थान, बहुत क्वेश्चन आता है बनी ठनी पेंटिंग जो है ये कहाँ की है, बनी ठनी पेंटिंग। ठीक है। कलमकारी आंध्र प्रदेश। ठीक है। पट्टचित्र उड़ीसा। तंजौर चित्र तमिलनाडु सोने से निर्मित होती है। इसकी खास बात है कि ये 24 कैरेट गोल्ड से बनी होती है, तंजौर की जो है। हाँ, वहां की देखना के भी सर्च सर्च करके देखना, पता चल जाएगा, अलग दिखती है कि सोने से बनी है। पटचित्र ये राजस्थान के, इसका नाम पट इसलिए है क्योंकि ये एक कपड़े पर बनी है, लंबे कपड़े पर बनती है। और ये जो है ज्यादातर वहां के कपड़ों पे बनाई जाती है। राजस्थान में बहुत फेमस पेंटिंग है पटचित्र। पिछुआई चित्र ये राजस्थान में है। और कला में जुथू ये भी केरल में है। और बेसिकली केरल में जो है ये ब्लू रंग से पेंटिंग बनती है ज्यादातर। नीला रंग जो है वो यूज करते हैं, नीले रंग से निर्मित होती है। ठीक है, नीले रंग से ज्यादातर ये बनी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पेंटिंग्स। और अच्छे से कर लेना, लिख लिया ना? हाँ, और अच्छे से कर लेना क्योंकि अगर आएगा तो बता देना क्वेश्चन।